हाँ जी मेरे सीए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले विजडम सेशन शुरू किया है। अगर किसी को विजडम सेशन के बारे से नहीं पता है तो शॉर्ट में बताना चाहता हूं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, ओनली व्हाट्स नीडेड। जो एग्जाम के लिए जरूरी है एग्जैक्टली वही चीजें। मॉड्यूल में जो सारी चीजें हैं वो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, एकदम अर्जुन जो मछली की आंख में फोकस करके लगाता है ना, बस एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो इस विजडम सेशन में मिलता है। दोस्तों मैंने इसके पहले बहुत सारे चैप्टर के विजडम सेशन ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। जैसे कि बताना चाहता हूं, चैप्टर 1 से लेके 4 तक 6 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 4 चैप्टर अलॉन्ग विथ ऑल द क्वेश्चंस, इसीलिए इसको विजडम बोला जाता है क्योंकि 6 घंटे में कवर है। एलएलपी, फेमा, जीसीए को भी मैंने कवर करके लिया है मात्र और मात्र 4 घंटे के अंदर अलॉन्ग विथ ऑल द क्वेश्चन। अब इसके अलावा और भी जो विजडम सेशन बचे थे वो मैंने लेना शुरू कर दिया है। चैप्टर 5 का मैंने विजडम सेशन डाल दिया है, चैप्टर 6 का मैंने विजडम सेशन डाल दिया है। मैं आज चैप्टर नंबर 7 का विजडम सेशन ले रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों इसके अलावा ये 2 मेरे बहुत पावरफुल मैराथन है। दोस्तों इस पे मैंने लास्ट के 4 चैप्टर को बहुत डिटेल पे लिया है। ये कर लिया तो 50 मार्क्स आपका कवर हो जाता है। इसमें मैंने क्वेश्चन और एमसीक्यू के 7 चीजें कवर की है। रेस्ट बाजू में जो देख रहे हो उस पे मैंने 12 घंटे के अंदर पूरा का कॉर्पोरेट लॉ एकदम तरीके से आपको तमीज से रिवीजन करवा के लिया हुआ है। आज जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की क्वेश्चन की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में आने के लिए। और मैं बताना चाहता हूं इसमें मैंने वो क्वेश्चंस कवर करके लिए हैं जिस पे एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 टेक्निकल पॉइंट कवर होते हैं। तो ये साथ साथ में आपका कवरेज भी करके लेगा पूरे के पूरे चैप्टर का, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक माइंडसेट भी देगा। दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, डू सब्सक्राइब। ऐसा क्वालिटी कंटेंट मैं लगातार रोज इसी टाइम पे इस चैनल पे डाल रहा हूं। एंड बिफोर वी मूव अहेड, डू लाइक द वीडियो। दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला रिवीजन चाहिए तो आप इस मैराथन को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने 12 घंटे में पूरा कॉर्पोरेट लॉ कवर किया। इस पे चैप्टर नंबर 7 भी है। और अगर नहीं तो आप इस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। यहां पे मैंने लाइव चैप्टर वाइज इंडिविजुअली आपके पूरे मैराथन लिए हैं, जिस पे आप इस पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। इस पे मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं चैप्टर नंबर 7 के। और जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ऊपर रेफरेंस भी दिया कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है। और ये भी बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेवल पे थे, एकदम पैराग्राफ और पैराग्राफ में इसके आंसर थे। मैंने इसको टू द पॉइंट रखा है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो भी हाईलाइट किया है, आंसर क्या बताना चाहता है वो भी हाईलाइट किया है, ताकि ये 15 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट 25 मिनट में जब आप खुद से पढ़ेंगे तुरंत हो जाना चाहिए। यानी कि जो टेक्निकल पॉइंट में इंस्टीट्यूट आपको घुमाना चाहता है उसको मैंने यहां पे क्लियर करके रखा हुआ है। आपको पढ़ते ही मजा आएगा। और आप इन क्वेश्चन को आपकी किसी भी क्वेश्चन बैंक से कंपेयर कर लेना। जब आप उनको पढ़ने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन वही लंबे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है उसको मैंने क्रिस्प करके बता दिया, उसका क्रिस्प करके आंसर बता दिया। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 20 से 25 मिनट में आपके समाप्त हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस विजडम नोट्स। ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। लेट अस बिगिन दोस्तों, बट बिफोर वी मूव अहेड, डू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट। ऐसी क्वालिटी कंटेंट आते रहेगा। आइए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है कोरम प्रेजेंट था। भाई साहब बताइए क्या कोरम प्रेजेंट है? एट द एजीएम ऑफ KMN लिमिटेड, एक कंपनी है KMN लिमिटेड, उसके 900 मेंबर है। इसकी मीटिंग हुई है 11 मार्च 2018 को 11 बजे, जिसपे 3 इंडिविजुअल शेयर होल्डर आए हैं, P1 से लेके P3, P1, P2, P3। 2 ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P4 और P5। एक ABC लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक DEF को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान देंगे भाई, हम ध्यान से याद करें 103, तो जो पर्सनली प्रेजेंट होता है उसको अपन काउंट करते हैं। तो 3 तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, काउंट करेंगे। 2 ऑथराइज कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है, इनको भी काउंट करेंगे। टोटल कितने मेंबर है? 900। 900 में हमको कितने पर्सनली प्रेजेंट चाहिए होते हैं? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। क्या है? बिल्कुल है सर।
11:30 तक ये आ गए थे, आधे घंटे में ही आना होता है, 11 बजे की मीटिंग है, आधे घंटे में कोरम आना चाहिए। क्या कोरम है? बिल्कुल है। कहता है व्हाट इफ ये जो P4 है, जो एबीसी लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर मीटिंग में आता आफ्टर 11:30 तो भैया आधे घंटे के बाद आए ना, इस केस पे कोरम नहीं माना जाएगा। हाँ, 11:30 तक आ गए तो कोरम माना जाएगा। बोले क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कोरम नहीं आता है? इंक्लूडिंग एडजर्नमेंट रूल्स एंड कोरम एट द एडजर्न मीटिंग। भैया कोरम नहीं आएगा, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक में मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। कम से कम 3 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा इस केस के अंदर, और उस एडजर्न मीटिंग में जितने मेंबर आएंगे उतने को क्या मान लिया जाएगा? कोरम। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो भैया इनको काउंट किया जा रहा है, इसको और इसको, प्रॉक्सी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कोरम प्रेजेंट है। कहता है अगर P4 11:30 के बाद आएगा तो भैया नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम में होगा, मिनिमम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर कोरम एब्सेंट है तो एडजर्न मीटिंग में जितने मेंबर प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा। सिंपल है सर, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या वैलिड कोरम प्रेजेंट था? कहां पे? एट द EGM ऑफ आजाद लिमिटेड। कितने मेंबर है कंपनी में? 965 मेंबर है, यानी कि 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, लेकिन आर्टिकल कहता है कि भैया 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। तो हमारी 103 की शुरुआत कहां से होती है कोरम की? अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। जब तक आर्टिकल लार्जर नंबर नहीं देता है, अप टू 1000 मेंबर में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, लेकिन यहां पे आर्टिकल ने ज्यादा नंबर दिया, तो 7 क्या रहेगा? कोरम रहेगा। तो भैया या तो 5 या तो 7, दोनों में से हायर देखना है, तो 7 हुआ। अब कहता है भाई साहब ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश को, इसको एक कंसिडर कर लो। बी और सी को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और मुद्दा क्या है पता है क्या? एजेंडा है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं, इनको वोटिंग भी नहीं मिलता। डी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है 2 कॉर्पोरेट मेंबर का, तो इसको 2 गिन लो, तो टोटल कितने हो गए भाई साहब? 3 हुए। हमको कितने चाहिए? 7। ये प्रॉक्सी को तो हम गिनने वाले नहीं हैं, तो कहता है देखो हेंस कोरम इज नॉट मेंट एंड द मीटिंग इज इनवैलिड, क्योंकि सिर्फ 3 ही मेंबर हैं, हमको कितना चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या वैलिड कोरम एग्जिस्ट कर रहा है जनरल मीटिंग ऑफ QL लिमिटेड में? एक पब्लिक कंपनी है जिसपे 1200 मेंबर है। ठीक है सर, 10/12/2023 को इसकी मीटिंग है भाई साहब, जहां पे 14 मेंबर प्रेजेंट हुए इन पर्सन। अब देखो 1200 मेंबर है, हमको 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। ठीक है सर, 10/12/2023 को मीटिंग है, 14 मेंबर प्रेजेंट किए गए इन पर्सन। अब इसमें एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो एक्ट कर रहा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सर इस 14 के अंदर ही एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो अकेला 2 मेंबर के हिसाब से काउंट होगा। तो अगर आप देखोगे तो भाई अगर वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपने पास 15 हो गए। वैसे बोला है 14 मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन पर्सन, लेकिन एक मोहन जो है वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 हो गया। अब कहता है क्या चेयरमैन इस मीटिंग को एडजर्न कर सकता है इस बात के लिए कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है मिस्टर श्याम, उसका सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग होगा, वो एब्सेंट है, और मेंबर इस बात को अपोज कर रहे हैं कि चेयरमैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो भले कितना सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग रखा होगा, उसके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? कोरम तो आया, आप एडजर्न नहीं कर सकते। आपका इस पे क्या आंसर है? सबसे पहले कोरम है, हाँ सर कोरम है। क्या चेयरमैन शाम के ना आने की वजह से इसको एडजर्न कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर आप देखोगे तो 103 के हिसाब से अगर पब्लिक कंपनी जिसके मोर देन 1000 मेंबर है, अप टू 5000 है, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट का, उसको सेपरेटली काउंट किया जाता है एज ईच मेंबर हर बॉडी कॉर्पोरेट का। तो 14% में जो मोहन है वो 2 मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 बॉडी कॉर्पोरेट को, तो 15 हुआ, कोरम प्रेजेंट था। यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 14% के अंदर मोहन भी इसके अंदर आता है, क्योंकि उस 14 के अंदर मोहन भी है और वो 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 15 हो गया। एंड देयर फॉर द चेयरमैन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मीटिंग को एडजर्न करे सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि शाम वहां पे एब्सेंट था। शाम से क्या लेना देना, भले वो कितना शेयर रखा हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है बताइए क्या कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर कोरम नहीं आता है? तो आइए, कौन सी कंपनी की बात चल रही है? LKJ लिमिटेड की। ओके सर,
कंपनी जिसका 12.5 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, 3500 मेंबर है, यानी कि 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। 3 सिचुएशन अपने को बताया, आइए एक एक करके देखते हैं। कहता है क्या प्रभाव होगा अगर सिर्फ 2 ही मेंबर प्रेजेंट है, कहां पे, एडजर्न मीटिंग में जो हुई 13 तारीख को। ओरिजिनल मीटिंग थी 6 तारीख को जिसपे कोरम नहीं था। वापस से बोलते हैं सर, ओरिजिनल मीटिंग कब थी? 6/5/2023 को थी। इस ओरिजिनल मीटिंग 6/5/23 पे कोरम नहीं आया था। कोरम नहीं आया था तो इसको एडजर्न किया गया। कब एडजर्न किया गया? 13/5/2023 को एडजर्न किया, कर दिया। अब जो 13/5 को है, यहां पे सिर्फ 2 ही मेंबर प्रेजेंट है। कोई बात नहीं सर, हमने क्या पढ़ा 103 में, एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता, क्योंकि ओरिजिनल में भी नहीं आया, एडजर्न में भी नहीं आया, तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। इन 2 ही लोगों को क्या माना जाएगा? कोरम। दूसरे पे चलते हैं। कहता है बताइए क्या इफेक्ट होगा। 16 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या? जब 6/5/2023 को जो आपकी ओरिजिनल मीटिंग थी, वहां पे 16 मेंबर आए थे, ऐसा मानो। पहले वाले केस में तो हमने क्या माना? कोरम नहीं था तो एडजर्न किया, एडजर्न में 2 ही आए तो उसको ही कोरम मान रहे। लेकिन ये दूसरा बोलता है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब इनिशियली, यानी कि 6/5/23 को जब मीटिंग थी 16 मेंबर आए थे, बराबर है क्या? लेकिन मीटिंग को एडजर्न किया गया अनरूली बिहेवियर की वजह से। आपस में गाली गलौच हो गई थी, बहसबाजी हो गई थी मेंबर्स की, तो चेयरमैन ने उसको कोरम की वजह से एडजर्न नहीं किया, अनरूली बिहेवियर की वजह से एडजर्न किया। और अब जो 6/5/23 को कोरम तो आया था, लेकिन अनरूली बिहेवियर की वजह से जो एडजर्न किया गया, अब एडजर्न में सिर्फ 3 ही मेंबर अटेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा? तो अब बात को ध्यान से सुनना। 103(3) क्या बोलता है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट को क्या माना जाएगा? कोरम। लेकिन भाई साहब, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, यानी कि ओरिजिनल में भी नहीं आया और एडजर्न में भी नहीं आया कोरम, तो बोलते हैं मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। लेकिन इस केस पे ओरिजिनल मीटिंग में कोरम आया था, अनरूली बिहेवियर के लिए उसको एडजर्न किया गया था, तो ओरिजिनल में आया था भाई साहब, एडजर्न पे नहीं आया है। तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, हम इसको बोलेंगे एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया, क्योंकि ओरिजिनल में आया था तो ये एक बार और एडजर्न होगी। अब वहां देखा जाएगा कि अगर कोरम आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। और तीसरा कहता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर ये मीटिंग रिक्वेस्ट करके बुलाई है सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 ईजीएम की बात करता है, वहां पे आपने रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाई थी, रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाई और कोरम नहीं आया तो कैंसिल हो जाता है। ईजीएम रिक्वेस्ट पे बुलाई तो कैंसिल होती है। ठीक है सर, आइए एक एक करके चलते। 15 मेंबर चाहिए, ठीक है सर। कोरम एब्सेंट था तो मीटिंग को हमने क्या कर दिया? एडजर्न। नेक्स्ट वीक में मिनिमम 3 दिन का नोटिस लगेगा और एडजर्न मीटिंग में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनको कोरम बोलेंगे, इसलिए 2 मेंबर सफिशिएंट है। ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा कहता है लेकिन अगर ओरिजिनल मीटिंग में कोरम था और उसको एडजर्न किया गया अदर देन लैक ऑफ कोरम, क्योंकि अनरूली बिहेवियर था, तो एडजर्न मीटिंग मस्ट अगेन सेटिस्फाई फुल कोरम। क्योंकि ओरिजिनल में कोरम आया था, अब एडजर्न में पहले कोरम चाहिए, अब नहीं आएगा तो फिर एडजर्न करेंगे और मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम रहेगा। सो 3 मेंबर आर इनसफिशिएंट इन दिस केस। क्यों? ओरिजिनल में कोरम था, एडजर्न में कोरम नहीं आया है। तो ओरिजिनल में था ना भाई, अगर ओरिजिनल में भी कोरम नहीं होता, एडजर्न में भी कोरम नहीं होता, तो बोलते ये 3 मेंबर्स क्या है? प्रेजेंट जो है, इनको कोरम माना जाएगा। लेकिन भैया ओरिजिनल में था, अनरूली बिहेवियर के लिए एडजर्न किया, अब एडजर्न में 3 आए हैं, इसको वापस से एडजर्न करेंगे, अब देखेंगे उस पे कोरम आया तो ठीक, नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। कॉन्सिक्वेंसेस जब रिक्वेस्ट पे बुलाई है, तो रिक्वेस्ट पे बुलाई है तो क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोलता है अपने को? कहता है एक ये जो एजीएम है, ये जो एजीएम है अबे लाइट्स एंड साउंड्स लिमिटेड में, जिसपे 2300 मेंबर है, इसकी मीटिंग हुई 23 अगस्त 2022 को 10:30 बजे। क्या ये वैलिड है थ्रू आउट इट्स प्रोसीडिंग? जब 18 मेंबर प्रेजेंट थे, अब देखो 2300 मेंबर है, तो 2300 मेंबर के केस पे क्या है भाई साहब? 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। ठीक है सर, 18 मेंबर आए, अच्छी बात है। कब तक आए? 11 बजे तक। कोरम तो आया, ठीक। मीटिंग वैलिडली कमेंस हुई सर। 4 मेंबर जो है वो मीटिंग को छोड़ के चले गए 3 बजे, तो भैया 18 से कितना हो गया? 14।
हमको कोरम कितना चाहिए 15, अब ये कितना हो गया 14। अब ये 14 से मीटिंग चल रही है जिसमें एजेंडा नंबर 4 और एजेंडा नंबर 5 डिस्कस किया जो एक स्पेशल बिजनेस था, यानी कि सर एजेंडा 1, एजेंडा 2, एजेंडा 3 पे बकायदा 18 मेंबर का कोरम था जो वैलिड है। 3 बजे 18 से 14 हो गया और 2 बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए विदाउट कोरम। तो बताइए ये जो बिजनेस पास हुआ है लास्ट के 2 एजेंडा में, ये वैलिड है क्या, ये रेजोल्यूशन वैलिड है क्या? तो भाई साहब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 अपने को क्या बोलता है कि हमको कोरम सिर्फ और सिर्फ कमेंसमेंट में नहीं चाहिए, हमको ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस भी चाहिए। तो कोरम क्योंकि 3 बजे सीज हो गया था, 3 बजे तक 1, 2, 3 एजेंडा का जो रिजोल्यूशन है वो वैलिड है। 4 और 5 जो आपने डिस्कस किया, ये जो रिजोल्यूशन पास किया ये इनवैलिड है, ये नल है। 2 प्रोसीडिंग टिल एजेंडा 3 रिमेन वैलिड, 3 तक वैलिड रहेगा क्योंकि 3 तक कोरम था। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 बोलता है हमको कोरम सिर्फ मीटिंग के स्टार्ट में चाहिए, स्टार्ट में सिर्फ मीटिंग के स्टार्ट में नहीं चाहिए, थ्रू आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि जब तक मीटिंग चलेगी स्टार्ट से लेके एंड तक हमको कोरम चाहिए। आपके 3 बिजनेस तक तो कोरम बराबर था तो वो वैलिड है, लास्ट के 2 में कोरम नहीं था तो वो इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है। ठीक है सर, 6 में चलते हैं। 6 अपने को बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, जनवरी 25 में 5 मार्क्स का पूछा है। कहता है एजीएम है सेक्शन 8 कंपनी की जिसका नाम है टॉप स्पिनर फाउंडेशन, इनकॉर्पोरेट हुई है 2016 पे, इसके 1200 मेंबर हैं। तो कुछ क्वेश्चन है इसके संबंध में। पहला, क्या बोर्ड जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी के, क्या वो बाउंड है, वो मजबूर है कि उनको मेंबर के सजेशन के हिसाब से एजीएम लेना पड़ेगा? मेंबर बोल रहा है एजीएम का जो वेन्यू है ना वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से हटा के जयपुर में किया जाए किसी नियर बाय होटल पे। मेंबर बोल रहे भैया रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ा छोटा पड़ जाता है तो आपको जो मीटिंग करनी चाहिए ना वो जयपुर के किसी होटल पे करनी चाहिए, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो क्लब है, वो बड़ा छोटा पड़ रहा है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बोर्ड बाउंड है एनुअल जनरल मीटिंग को जयपुर के किसी होटल पे करने के लिए? अगर उसको मेंबर सजेस्ट करते हैं तो पहला सवाल। दूसरा, कहते हैं 15 दिन का नोटिस देंगे तो चलेगा क्या? सेक्शन 8 कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 15 दिन का नोटिस देंगे इंस्टेड ऑफ 21 डेज तो चलेगा क्या? तीसरा, अगर ऐसा करें कि हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वोटिंग दें लेकिन ई वोटिंग की सुविधा ना दें जबकि कंपनी में 1200 मेंबर है तो चलेगा क्या? एक एक करके आंसर करते। पहला, भाई पहली बात तो 96 के अंदर एक नोटिफिकेशन है कि सेक्शन 8 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर मेंबर्स डायरेक्शन देते हैं कि आप इस जगह पे मीटिंग करिए तो वो मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना पड़ेगा। लेकिन वर्ड यहां पे क्या यूज हुआ है? सजेशन। इट्स नॉट अ डायरेक्शन, इट्स अ सजेशन। इंस्टीट्यूट ने भी यही आंसर किया कि अगर ये डायरेक्शन होता तो बोर्ड बाउंड होते क्योंकि ये बात लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ये जस्ट एक सुझाव है, सजेशन है, तो बोर्ड के ऊपर मानना ना मानना उनकी चॉइस है। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी के केस पे आप 14 डेज का भी क्लियर नोटिस देते हैं तो भी चलता है, ये तो 15 बोल रहे हैं तो ये तो चलेगा। अब ई वोटिंग की अगर बात करें तो हर कंपनी जिसके 1000 से ज्यादा मेंबर होते हैं, बराबर है, उस केस में यानी कि 1000 और मोर, मैंने 1000 से ज्यादा बोला, इट्स एक्चुअली 1000 और मोर अगर होते हैं तो आपको ई वोटिंग की सुविधा देनी कंपलसरी, सेक्शन 8 पे लिखा है। तो अगर आप बोलोगे कि हम सिर्फ फिजिकल दे ई वोटिंग ना दे तो ये भी गलत है। तो ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा, और ये डिपेंड करता है कि बोर्ड को मानना है कि नहीं। एक एक करके चलते हैं। तो देखो कहता है एमसीए के नोटिफिकेशन के साथ अगर पढ़े तो बोर्ड को डिसाइड करना है एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम और प्लेस हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शन, अगर दिया है किसने? मेंबर ने। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, जो ये सजेशन बाइंडिंग नहीं है जब तक ये एक फॉर्मल डायरेक्शन ना हो, तो ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। दूसरा, मिनिमम 14 दिन का नोटिस चलता है एजीएम में, आप तो 15 बोल रहे हो तो ये वैलिड है। ई वोटिंग आप ना दो और सिर्फ फिजिकल वोटिंग दो, ये वैलिड नहीं है इस केस पे। ठीक है सर, 7 पे चलते हैं। अब ये कलेक्टिव क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन को मिला के मैंने इसको बनाया है। इस पे एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम सारी चीज चली जाती है, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, कहता है देखो दोस्तों, कहता है द क्वेश्चन कलेक्टिवली टेस्ट सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स एंड वैलिडिटी ऑफ शॉर्टर नोटिस। ये क्वेश्चंस कलेक्टिवली टेस्ट कर रहा है आपकी बात कि जो सर्विस ऑफ नोटिस दे रहे हो जनरल मीटिंग की एंड वैलिडिटी ऑफ शॉर्टर नोटिस, इसके ऊपर आपका टेस्ट है। पहला सवाल कहता है वेदर अ कंपनी
is liable for non-service of AGM notice when notice was sent by email, बट आरोप लगाया गया कंपनी के ऊपर मेंबर के द्वारा, अभिनव के द्वारा, कि मुझे नहीं मिला है। कंपनी ने ईमेल भेजा है, कंपनी दिखा भी रही, देखो हमारे सेंट मेल पे जाया हुआ है, आपको नहीं मिला है, तो क्या इस केस पे कंपनी ने वैलिड नोटिस सर्व किया माना जाएगा? तो दोस्तों इसके ऊपर रूल कहता है कि कंपनी ने एक बार ट्रांसमिट कर दिया, फिर आपको मिला चाहे नहीं मिला, ये बियॉन्ड द कंट्रोल है कंपनी के, इस पे कंपनी लायबल नहीं है। कंपनी का ऑब्लिगेशन वहीं खत्म हो जाता है जहां पे उन्होंने मेल ट्रांसमिट किया। दूसरा, ईजीएम है, इसको कॉल किया गया शॉर्टर नोटिस पे, 60% मेंबर्स जिसके पास 80% ऑफ द पेड अप कैपिटल है उनने कंसेंट दिए, चलेगा क्या? नहीं। ईजीएम के केस में मेजॉरिटी की कंसेंट लगती है, जिनके पास 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल हो, यह भी नहीं चलेगा, यहां पे भी गलत है। ऊपर एजीएम हेल्ड हुई शॉर्टर नोटिस पे, लार्जर शेयर होल्डिंग गिव्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस, यानी कि कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर है जिनके पास बहुत ज्यादा 90% 92% की शेयर होल्डिंग है, क्या उनका इन्फ्लुएंस चलेगा, या फिर नंबर ऑफ मेंबर डिसाइड करेंगे कि शॉर्टर नोटिस में आएगा कि नहीं? तो दोस्तों ईजीएम में तो मेजॉरिटी की कंसेंट लगती है, 95% मेजॉरिटी हैविंग 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल। एजीएम के केस पे हम ये नहीं देखते कि किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है, हम एजीएम में सिंपल रखते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर हैं उसमें से 95% मेंबर्स की अगर कंसेंट आ गई तो हम शॉर्टर नोटिस पे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं। यहां पे लार्जर शेयर होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है कि जितने नंबर ऑफ मेंबर हैं क्या उसका 95% कंसेंट दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहां देख के लेते हैं, एक बार ट्रांसमिट कर दिया नोटिस ईमेल से कंपनी के द्वारा, कंपनी का ऑब्लिगेशन पूरा हो गया। इट इज नॉट लायबल फॉर ट्रांसमिशन फेलर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, मेंबर फेल हो गया अपनी ईमेल आईडी के लिए, उस पे भी कंपनी लायबल नहीं है, हेंस नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 101, यानी कि कंपनी ने नोटिस बराबर भेजा है। दूसरा, ईजीएम अगर शॉर्टर नोटिस में बुलानी है तो कैसी कंसेंट लगती है? मेंबर्स जो मेजॉरिटी नंबर्स में हो, यानी कि 100 मेंबर है तो 51% की कंसेंट लगेगी, जिनके पास कम से कम 95% होना चाहिए। अरे भाई साहब यहां पे आपके पास सिर्फ 80% है, ईजीएम वैलिड नहीं बुलाई है। एजीएम के केस पे क्या होता है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 95% मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट। हम यहां पे परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखते, हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का कम से कम 95% देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास शेयर होल्डिंग कितनी है, तो जो लार्जर शेयर होल्डर हैं उनका कोई ग्रेटर इन्फ्लुएंस नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर कंसेंटिंग मेंबर इज डिसिसिव, ये डिसीजन लेंगे, नॉट द क्वांटम ऑफ शेयर्स हेल्ड। क्लियर है सर? जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, कहता है रिजवान लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भिवाड़ी पे है, राजस्थान पे। ठीक है सर, क्या ये होल्ड कर सकती अपनी 6th एनुअल जनरल मीटिंग जो 22 अगस्त 2019 को होगी 3 बजे अंसल प्लाजा भिवाड़ी में? कोई बात नहीं, आप एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो भिवाड़ी के अंदर ही, तो आप विद इन द सिटी टाउन विलेज कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेंबर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, अरे मेंबर को पता नहीं है ना 96 पे क्या लिखा है, विद इन द सिटी टाउन विलेज आप कर सकते हो, आप भिवाड़ी पे ही रहते हो, भिवाड़ी पे ही अंसल प्लाजा में मीटिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरी जगह में कर रहे हो, लेकिन भिवाड़ी में ही कर रहे हो, ठीक है सर। और कहता है वेदर द लीगल पोजीशन वुड चेंज, क्या ये बात बदल जाएगी? आपका आंसर बदल जाएगा अगर ये कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी होती और ये जयपुर में मीटिंग करने के लिए सोच रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो इंडिया पे कहीं पे भी मीटिंग कर सकती है अगर उसके 100% मेंबर्स जो है वो या तो राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीटिंग के पहले कंसेंट कर दें। तो आपको विद इन द सिटी टाउन विलेज मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो। तो कहता है अगर ये अनलिस्टेड होती तो अगर इसके 100% मेंबर ने कंसेंट दे दी या तो राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो भाई आप जयपुर में मीटिंग कर सकते हो। लेकिन ये कंसेंट नहीं आई मीटिंग करने के पहले, तो आप जयपुर में मीटिंग नहीं करोगे, आपको भिवाड़ी में ही विद इन द सिटी टाउन विलेज करना पड़ेगा। तो देखो कहता है एजीएम होनी चाहिए बिजनेस आवर में 9 से 6 में,
विद इन द सिटी टाउन विलेज जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसीलिए लिस्टेड कंपनी अगर होल्ड कर रही है एजीएम अंसल प्लाजा भिवाड़ी में, वैलिड है क्योंकि वो विद इन द सिटी टाउन विलेज कर रही है और मेंबर का ऑब्जेक्शन को सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है, आप इंडिया में कहीं पे भी करो, जयपुर में करो, ओनली इफ ऑल द मेंबर्स प्रायर कंसेंट देते हैं राइटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अदरवाइज अगर कंसेंट नहीं आती है, एजीएम क्या मानी जाएगी? इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है सर, 9th वाले में चलते हैं। कहता है बताइए क्या नोटिस जो जनरल मीटिंग का इशू किया गया है ओम लिमिटेड के द्वारा, क्या वो वैलिड है 102 के अंदर? अब 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करता है। क्या कहता है? पहला और दूसरा। पहला, आप इंक्रीज कर रहे हो ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कि नोटिस है जनरल मीटिंग का, उस पे पहला एजेंडा है कि आप ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा रहे हो, पहला। दूसरा इसके अंदर है आप अपॉइंट कर रहे हो और रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हो प्रतीक का एज ऑडिटर, यहां पे कितना रेम्युनरेशन है ये नहीं बता रहे हो। एंड ये जो ओमिशन किया, इंक्रीज कितना करोगे वो नहीं बताया, रेम्युनरेशन कितना होगा वो नहीं बताया, ये ओमिशन जो था क्या ये नोटिस की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है क्या? अब एक एक करके चलते हैं। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करता है। अगर आप देखोगे 4 प्रकार के ऑर्डिनरी बिजनेस है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप अडॉप्ट करते हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, और चौथा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी सब स्पेशल है। स्पेशल में लगता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे ये सेकेंड वाला तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो स्पेशल बिजनेस है। तो स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कितने से आप ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो और क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन सेकंड वाले के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस है। लेकिन ये दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ही नोटिस पे है ना, जिसमें एक के लिए स्टेटमेंट लगेगा, एक के लिए नहीं लगेगा। आपने दोनों के लिए ही नहीं दिया। तो भैया क्योंकि एक ही नोटिस में 2 मैटर है, एक के लिए स्टेटमेंट लग रहा है, एक के लिए नहीं लग रहा है, तो भैया जिसके लिए लग रहा है उसके लिए दे देते, जिसके लिए नहीं लग रहा नहीं देते। आपने दोनों के लिए नहीं दिया और दोनों बिजनेस एक ही नोटिस पे है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे आधा नोटिस वैलिड है आधा इनवैलिड है, वो पूरा का पूरा नोटिस ही इनवैलिड होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कहता है देखो भाई साहब, सारे स्पेशल बिजनेस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, अमाउंट्स कितना रहेगा, कितने से आप बढ़ा रहे हो कैपिटल एंड सो ऑन। अब कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, इस पे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन कंबाइन है ना, एक ही नोटिस पे दोनों है। कंबाइन नोटिस क्या हो गया? इनवैलिड ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर, यानी कि कितने से आप शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, इसलिए शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन क्या है? वैलिड है। और मीटिंग का जो नोटिस है वो इनवैलिड है क्योंकि आपने एक स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया। 10th में चलते हैं। कहता है वेदर मेंबर्स ऑफ श्रीनिवास आयरन एंड स्टील लिमिटेड, एक कंपनी है जो एक पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनी है, ओके, ये इशू कर रही है एक वैलिड स्पेशल नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी कि इस कंपनी के मेंबर्स कंपनी को एक स्पेशल नोटिस दे रहे हैं कि भैया हमको एक ऑडिटर अपॉइंट करना है अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर। एग्जिस्टिंग कौन है? मैसर सीवीबी एंड एसोसिएट। इनको हमको ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना है, इनकी जगह कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है। ऐसा कंपनी के मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे रहे हैं। सेक्शन 115 में कवर होता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि 28 सितंबर 2024 को होगी। ठीक है सर, इस पे कंसीडर किया जा रहा है मिस्टर एच, मिस्टर जे, मिस्टर के, इन तीनों के पास 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है। एच के पास 1.5 लाख का है, जे के पास 1 लाख का है और के पास 2.5 लाख का है। अब और कहता है कि टाइम लिमिट भी बताइए फॉर इशूइंग सच नोटिस एंड द कंपनीज ऑब्लिगेशन टू सर्कुलेट इट टू मेंबर। एक एक करके चलते हैं। 115 जो है 4 प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर करता है जिसके लिए मेंबर को स्पेशल नोटिस देना है, जिसपे वन ऑफ द ट्रांजैक्शन ये है कि हम ऑडिटर की जगह कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। इवन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए भी स्पेशल नोटिस लगता है। तो इस केस पे मेंबर के पास पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी? कम से कम 1%, टोटल वोटिंग पावर का 1% मेंबर के पास होना चाहिए, और अगर 1% नहीं है एटलीस्ट उतना शेयर होना चाहिए जिसपे 5 लाख पेड हो, चाहे अकेले चाहे मिलके।
तो इनको हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि इन तीनों के पास मिलके 5 लाख है। क्या ये एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। दूसरा पूछता है कि बताओ टाइम लिमिट क्या रहेगा नोटिस के लिए। कम से कम 14 दिन पहले आपको ये स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले, यानी कि नॉट लेस देन 14 डेज बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब सवाल आता है मीटिंग कब है? 28 तारीख को। तो भैया 28 तारीख को मीटिंग है, कम से कम 14 दिन का अगर आपको नोटिस देना है तो 13 सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि ये कम से कम 14 क्लियर डेज रहेगा। एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 1% चाहिए, या तो 5 लाख चाहिए। आपके पास 5 लाख है तो आपका ये स्पेशल नोटिस वैलिड है। लास्ट डेट आपको पता चल गई। क्या कंपनी बाउंड है? बिल्कुल। जैसे ही आप कंपनी को नोटिस देते हो, कंपनी का ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो कंसर्न्ड ऑडिटर है ना, उसको और कम से उसको और सारे के सारे जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको कम से कम 7 दिन पहले इस बात की जानकारी दी जाए। तो कहता है देखो कंपनी को सर्कुलेट करना पड़ेगा ये नोटिस सारे मेंबर को कम से कम 7 दिन पहले बिफोर द मीटिंग इन द सेम मैनर एज जनरल मीटिंग का नोटिस। तो क्लियर हो गया, 3 बातें पूछी थी, तीनों हो गया। एलिजिबिलिटी कम से कम 1% चाहिए टोटल वोटिंग पावर का, या फिर 5 लाख पेड अप एलिजिबल हो। फिर कहता है टाइम लिमिट क्या होगी, तो बोलता है भैया देखो 28 सितंबर की मीटिंग है, कम से कम 14 दिन पहले का क्लियर नोटिस लगता है, 13 सितंबर तक नोटिस देना पड़ेगा। आपने कंपनी को नोटिस दिया, हाँ कंपनी बाउंड है सारे मेंबर्स को ये नोटिस सर्कुलेट करने के लिए कम से कम 7 दिन पहले। क्लियर सर, जनवरी 25 पे 5 मार्क्स का था ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 अपने को क्या कहता है? कहता है देखो टेस्ट क्वेश्चन, ये जो है ये टेस्ट कर रहा है आपका प्रोसीजर फॉर वोटिंग बाय जॉइंट शेयर होल्डर। कंपनी में मिस्टर एम है और मिस्टर पी है, दोनों 500 इक्विटी शेयर जॉइंटली होल्ड करते हैं प्राइमल प्राइवेट लिमिटेड में। एक फेवर पे वोट कर रहा है, एक अगेंस्ट में वोट कर रहा है। बोले किसका वोट गिने? तो कहता है सबसे पहले कंपनी का आर्टिकल देखो। चलो देख लिया, कंपनी के आर्टिकल पे कुछ लिखा ही नहीं है। कंपनी के आर्टिकल पे अगर नहीं लिखा है तो सीधा लगता है टेबल एफ का रेगुलेशन 52 जो मॉडल आर्टिकल है ना वो लगता है, और वो कहता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे पहले आ रहा है उसका वोट गिना जाएगा। अब मान लो मिस्टर एम का पहले आ रहा है, मिस्टर पी का बाद में आ रहा है, तो एम चाहे फेवर पे वोट करे वो काउंट होगा, अगर डिसेंट में वोट करे तो वो काउंट होगा, जिसका नाम पहले है। लेकिन सबसे पहले आपको आर्टिकल देखना पड़ेगा। अगर कंपनी के आर्टिकल पे अदरवाइज लिखा हुआ है, अदरवाइज यानी कि मान लीजिए उस पे ये लिखा है मिस्टर एम और मिस्टर पी में जिसकी एज बड़ी होगी उसको गिना जाएगा, यानी कि सीनियरिटी वो ऑर्डर ऑफ नेम से नहीं काउंट कर रहे हैं, वो सीनियरिटी एज से काउंट कर रहे हैं। तो उस केस पे जो बड़ा होगा उसका काउंट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल पे लिखा है। लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर कहता है हम टेबल एफ लगाएंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम पहले है हम उसको सीनियर मानेंगे, फिर उसकी एज नहीं देखेंगे, हम सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ नेम से देखेंगे। एम का लिखा है तो एम सीनियर है, पी का पहला नाम लिखा है तो वो सीनियर है, वो जैसा वोट करेगा काउंट किया जाएगा। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्या बोलता है? मीटिंग के मिनट्स के ऊपर बात करता है। कहता है भैया प्रोसीजर बताओ मिनट्स को साइन करने के लिए ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे वीना लिमिटेड की मीटिंग हुई है एनुअल जनरल मीटिंग 15 सितंबर 2018 को, जिसको मिस्टर मोहन राव नाम के एक चेयरमैन के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, यानी कि वो चेयरमैन थे, वो लीड कर रहे थे मीटिंग को। ठीक है सर, वो इंडिया छोड़ के चले गए 17 सितंबर को, यानी कि मीटिंग के जस्ट 2 दिन बाद। मिनट्स को साइन भी नहीं किए और उसकी वजह से अब वो इनेबल हो गए, क्योंकि वो जा चुके हैं, कहां से? इंडिया से जा चुके हैं। तो जो स्टैट्यूटरी पीरियड है उस पे वो साइन नहीं कर पाएंगे। तो अब बोले बताइए कौन साइन करेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा अब इस मिनट्स को साइन करने का? तो देखो भैया सीधी सी बात है, एनुअल जनरल मीटिंग का मिनट्स वो व्यक्ति साइन करता है जो उसका चेयरमैन होता है, और अगर चेयरमैन इनेबल हो जाता है, वो साइन नहीं कर पाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस बंदे को ऑथराइज करेंगे वो साइन करेगा। तो देखो कहता है पहले तो 30 दिन में साइन करना है। कहां से 30 दिन? एनुअल जनरल मीटिंग से। लेकिन अगर अनेबल टू साइन है वो चेयरमैन उस समय में, तो कहता है साइन किया जाएगा बाय डायरेक्टर। वो डायरेक्टर साइन करेगा जिसको बोर्ड क्या करेंगे? ऑथराइज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली इस केस में मिनट्स को वैलिडली साइन किया जाएगा बोर्ड के ऑथराइज डायरेक्टर के द्वारा इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर मोहन राव। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं।
13 में चलता हूं। कहता है भैया देखो, मल्टीपल कंप्लायंस आपको पूछ रहा है, इसको ध्यान से समझना। इस पे चार्ज के क्वेश्चन भी थोड़े से मिक्स है और चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन मिक्स है, ध्यान से समझना। कहता है देखो, कहता है मजबूत सीमेंट लिमिटेड है, ओके सर, ये इनकॉर्पोरेट हुई है जुलाई 2000 पे, ओके सर। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1000 का है, पेड अप 600 करोड़ का है, फ्री रिजर्व 650 करोड़ का है, ओके सर। ये फालतू की डिटेल है, इसका कुछ काम नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं। एमसीएल मेंटेन करती है अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर कहां पे, सॉरी मेंटेन नहीं करती, पूछ रहा है वेदर एमसीएल कैन मेंटेन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर एट इट्स फरीदाबाद ब्रांच। अभी रहती किधर है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है इसका, बोले रजिस्टर्ड ऑफिस तो न्यू दिल्ली में, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या एमसीएल अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को फरीदाबाद वाले ब्रांच में मेंटेन कर सकती है क्या, जबकि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, न्यू दिल्ली में। लेकिन फरीदाबाद में इस कंपनी के 15% मेंबर रहते हैं, तो इसलिए वो सोच रही कि फरीदाबाद में मैं अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को रखूं। अब यहां पे आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 94 ये कहता है अगर कंपनी के मोर देन 1/10, आई रिपीट मोर देन 1/10, 1/10 नहीं, मोर देन 1/10 किसी सिटी पे रिसाइड करते हैं और वहां पे आप रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहते हो, आप एसआर पास करके मेंटेन कर सकते हो। तो क्या फरीदाबाद में मोर देन 1/10 है, हाँ सर 15% है, तो आप एसआर पास करो, मेंटेन कर लो। दूसरा, नेचर ऑफ चार्ज, इस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है 18/6/2023 को और 325 करोड़, 325 करोड़ का लोन लिया है, 200 करोड़ का टर्म लोन है, 125 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन है। अपने को बताता है चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन ऑल द असेट ऑफ द कंपनी। इस 325 करोड़ के लिए कंपनी की हर असेट पे चार्ज क्रिएट किया है। अब याद करें दोस्तों, चार्ज दो प्रकार का होता है, एक फिक्स असेट, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब वो चार्ज दोस्तों जो असेट, जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे होता है, स्पेसिफिक असेट पे होता है। और एक फ्लोटिंग होता है, आपने बोल दिया ऑल द असेट में। अभी ऑल द असेट में बहुत सारी चीजें आती है भाई, मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल भी है। तो जब कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है, लैंड नहीं बता रहा है, बिल्डिंग नहीं बता रहा है, और सिर्फ बोल रहा है ऑल द असेट ऑफ द कंपनी, ये सिंपल सी बात है कि ये फ्लोटिंग चार्ज है। तो अपने को पूछ रहा है नेचर ऑफ चार्ज क्या है, क्योंकि ऑल असेट में है तो बोले ये फ्लोटिंग है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है रजिस्ट्रेशन जो है ऑन 18/8/2023, क्या ये कंप्लाई कर रहा है सेक्शन 77 को? सर हम समझे नहीं, आइए मैं आपको समझाता हूं। भाई साहब चार्ज कब क्रिएट हुआ? 18/6/2023 को। आप रजिस्ट्रेशन कब करवाने की बात कर रहे हो? 18/8/2023 को। आपको याद होना चाहिए सेक्शन 77 सब सेक्शन नंबर 1 30 दिन का टाइम देता है, वो 30 में नहीं किए तो और आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, टोटल 60 दिन मिलते हैं। अगर आप देखोगे 18/6/2023 को अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो आपका 60 दिन खत्म हो जाता है दोस्तों 17, आपका 60 दिन जो खत्म हो जाता है, जस्ट अ मोमेंट लेट मी चेक, क्योंकि आपने 18 तारीख को फाइल किया है। कब फाइल किया है? 18 को। चार्ज कब क्रिएट किया है? 18/6 को। आपको 30 दिन के अंदर कर लेना था और 30 दिन मिलता है और फर्दर 60 दिन मिलता है जब आप एडवोलोरम देते हो। आपने 18/8 को फाइल किया, आपने पहला 60 डेज मिस कर दिया। क्यों मिस किया? क्योंकि सर पहला वाला जो है वो एक दिन पहले खत्म हो गया सर, 17 तारीख को खत्म हो गया, 17/8/2023 को खत्म हो गया पहला वाला 60 दिन। अब आपको और 60 दिन मिलेगा, फर्दर 60 दिन मिलेगा, फर्दर 60 दिन का टाइम रहेगा 17/10/2023। आप एडवोलोरम फीस दो और एडवोलोरम फीस देके 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2023 तक आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर। मैं वापस से रिपीट करता हूं सर, 18/6/2023 को हमने क्या किया? चार्ज क्रिएट किया। पहला 30 दिन में नहीं हुआ, अगला 30 में भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर जो अगला 30 दिन है उसकी 17 तारीख लास्ट डेट होती, 17/7/2023 लास्ट डेट होती। आपने 18 तारीख को उसको अप्लाई किया तो भैया तब तक तो डेट निकल गई थी। अब आपको और 60 दिन मिलेंगे, तो जब और 60 दिन मिलेंगे उसकी लास्ट डेट आएगी 17/10/2023, जिसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? एडवोलोरम फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझा।
अब कहता है जो एजीएम की गई है 10/9/2023 को इस मजबूत सीमेंट लिमिटेड के द्वारा, कहता है इसका नोटिस दिया गया है 22 तारीख को। अरे भैया ये तो शॉर्टर नोटिस हो गया, मीटिंग 10 सितंबर को है, आप नोटिस दे रहे हो 22 अगस्त 2023 को। क्या ये वैलिड है जब सिर्फ 78% ने कंसेंट दिए? अरे एजीएम के केस में 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट की कंसेंट लगती है अगर शॉर्टर नोटिस करना है। आपने 95% की नहीं ली, सिर्फ आपने 78% की ली है। इस केस पे आपका ये शॉर्टर नोटिस वाला शॉर्टर नोटिस यानी कि एजीएम शॉर्टर नोटिस पे वैलिड नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में। ये ईजीएम के ऊपर है, बात को ध्यान से सुनना। कहता है वेदर प्राइमल लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडिया पे इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, इसकी दो फॉरेन सब्सिडरी है, एक प्रीवी लिमिटेड जिसपे 75% की होल्डिंग है प्राइमल की, और एक मालवी लिमिटेड, ये होली ओन्ड है। यानी कि सर प्राइमल लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, इंडिया पे इनकॉर्पोरेट हुई है। इसकी दो फॉरेन सब्सिडरी है, एक प्रीवी लिमिटेड जिसमें प्राइमल ने 75% रखा है, एक मालवी लिमिटेड जो कि पूरी की पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी है प्राइमल की। ठीक है, तो क्या वेदर प्राइमल लिमिटेड जिसकी दो फॉरेन सब्सिडरी है, क्या ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया में कर सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकती, जब इंडिया की कंपनी तो इंडिया में करेगी। या फिर आउटसाइड इंडिया नीदरलैंड में कर सकती है क्या, अर्जेंट बेसिस पे? अब देखो सवाल बड़ा क्लियर है भैया, प्राइमल लिमिटेड की ईजीएम के बारे से पूछ रहा है, वो तो इंडिया में कर सकती है लेकिन नीदरलैंड में कर सकती है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। आंसर छुपा है सेक्शन 100 पे। सेक्शन 100 बोलता है हर कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया पे होगी, एक कंपनी को छोड़ के। हमने बोला कौन सी कंपनी? बोले अगर वो जो इंडिया वाली कंपनी है, वो इंडिया वाली कंपनी अगर होली ऑन सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि मान लो अमेरिका में एक कंपनी बैठी है, वो इंडिया वाली कंपनी के 100% शेयर लेके बैठी हुई है, तो ये इंडिया वाली कंपनी क्या हो गई? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सिर्फ इस कंपनी की ईजीएम इंडिया के अलावा कहीं पे भी हो सकती है, एनी प्लेस पे भी हो सकती है। क्यों? ये भले इंडिया में है लेकिन इसके 100% शेयर किसी कंपनी ने, बाहर वाली कंपनी ने लेके रखे। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भले इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होने के बावजूद भी ये 100% शेयर इसका कोई बाहर रखा हुआ है, फॉरेन की कोई कंपनी रखी हुई है, तो इस कंपनी की ईजीएम आप कहीं पे भी कर लो। इसके अलावा होली ओन्ड की जगह सिर्फ सब्सिडरी होता ना, 51% बस रखा होता, तो भी इंडिया में होगी। यानी कि सर इजी शब्दों में हर कंपनी की ईजीएम, जो इंडिया की हर कंपनी है उसकी ईजीएम इंडिया पे ही होगी, इंडिया पे कहीं पे भी कर लो। लेकिन सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के, जो है कंपनी इंडिया में लेकिन ये जो इंडिया वाली कंपनी है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ इस वाली कंपनी की आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको हर कंपनी की ईजीएम इंडिया पे करनी पड़ेगी। तो कहता है देखो सेक्शन 100 बोलता है बोर्ड में कॉल एन ईजीएम व्हेन एवर इट डीम्स फिट एंड ईजीएम ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया मस्ट बी हेल्ड विद इन इंडिया। लेकिन कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी कौन सी है? इंडिया वाली, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी यानी कि 100% इसके 100%, एक भी कम हुआ तो होली नहीं होगी, फिर ये लगेगा नहीं भाई, ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर की कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने इंडिया की कंपनी में 100% रखा हुआ है। भाई साहब आप इस केस पे, सिर्फ इस केस को छोड़ दो, इस कंपनी का इंडिया के बाहर भी कहीं पे भी मीटिंग हो जाएगी क्योंकि होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बाकी इंडिया की जितनी भी कंपनी है उसकी ईजीएम इंडिया में आप कहीं पे भी कर लो, चलेगा, इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। तो जो प्राइमल लिमिटेड है आप इंडिया में कर लो लेकिन आप नीदरलैंड में नहीं कर सकते, भले आपकी कितनी फॉरेन सब्सिडरी बाहर क्यों ना हो। अरे तुम्हारी सब्सिडरी बाहर है, तुम तो इंडिया के हो ना, तो तुम इंडिया में कहीं पे भी कर लो लेकिन तुम नीदरलैंड में नहीं कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है वैलिडिटी बताओ चेयरमैन की डिसीजन की रिगार्डिंग डिमांड एंड विथड्रॉल ऑफ पोल।
डिमांड एंड विथड्रॉल ऑफ पोल एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। क्या क्वेश्चन दिया है अपने को, कहता है देखो 80 मेंबर्स थे, प्रेजेंट थे इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, यानी कि कुछ पर्सनली थे कुछ प्रॉक्सी पे थे, उनके पास मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं पोल। चेयरमैन रिजेक्ट कर देता है ऑन द ग्राउंड, कहता है सिर्फ और सिर्फ मेंबर प्रेजेंट इन जो पर्सन है ना वही पोल डिमांड कर सकते हैं, प्रॉक्सी वाले नहीं कर सकते हैं। अरे लाला, सेक्शन नंबर 109 हमको साफ बोलता है कि पोल की डिमांड मेंबर इन पर्सन भी कर सकता है, इन प्रॉक्सी भी कर सकता है, पोल प्रॉक्सी भी डिमांड कर सकता है। तो यहां पे चेयरमैन गलत हो गया। फिर कहता है पोल प्रोसेस चल रही थी, जिन मेंबर ने पोल डिमांड किया था अब वो अपनी पोल की डिमांड को विथड्रॉ कर रहे हैं। चेयरमैन बोलता है एक बार आपने पोल स्टार्ट करवा दिया आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। चेयरमैन आप यहां पे भी गलत हो, 109 बोलता है पोल डिमांड किया है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो कहता है मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी जिसके पास कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, या वोटिंग पावर 1/10 नहीं है, आपके पास उतने शेयर है जिसपे कम से कम 5 लाख पेड है, हाँ, तो चाहे आप इन पर्सन हो प्रॉक्सी आप कर सकते हो। क्या इनके पास 1/10 थे सर? हाँ सर 1/10 थे। ये डिमांड कर सकते हैं, हाँ। ये विथड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी वक्त, हाँ सर। देयरफॉर चेयरमैन इनकरेक्ट है दोनों ही केस पे, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता डिमांड फॉर पोल, ना तो रिफ्यूज कर सकता विथड्रॉल की डिमांड। एक बार उन्होंने डिमांड की विथड्रॉ के लिए तो विथड्रॉ भी करना पड़ेगा, पोल की डिमांड की तो पोल भी करना पड़ेगा, भले वो प्रॉक्सी ही क्यों ना हो। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, ये था आपका टॉप 15 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप यहां तक लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट करके जाइएगा सर इस बार सीए इंटर लॉ पे 80 पार, मैनिफेस्ट दिस, और 80 पार अपने को इस बार करना है। और चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब दोस्तों, ऐसी यूजफुल कंटेंट मैं कम समय में आपके सामने पेश करते रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।